जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम वर्ब के पार्ट टू की। वर्ब पार्ट वन और पार्ट टू के बीच में गैप भी ज़्यादा रहा और वीडियोस हमने देखी दो तीन वीडियोस को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात हमने देखी एस वन एस टू का आपका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें आप और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को समझने वाले हो। नेक्स्ट हमने देखा पी क्यू आर एस हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कंप्लीटली आपको बताया कि किस तरह से आपको पी क्यू आर एस को अप्रोच करना चाहिए। थर्ड हमने एक वीडियो देखा दैट वाज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। हमने इसमें देखा कि आप ओवरऑल इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो फॉर स्पेसिफिकली अबाउट लाइक सी डी एस के लिए, एन डी ए के लिए, एफ कैट के लिए। क्योंकि हमने जो देखा है कि नया ट्रेंड जो आपका आया है इंग्लिश का, उसमें वोकैब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, रीडिंग पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो मैंने सोचा कि यार एक ऐसी एक्टिविटी हम करें जिसमें क्या हो, जिसमें आपकी मतलब ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव हो। ऐसा ना हो कि केवल आप पीक्यूआरएस की वीडियो देख रहे हो, आप ऐसी कोई एक चीज़ करो जिससे आपके सारे सेक्शंस एक साथ अच्छे हो रहे हो। तो इसमें हमने करा है एक स्टोरी। अब स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज से भरी हुई थी, उसमें हमने डिस्कोर्स मार्कर्स देखे, बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे, उन सबको हमने पढ़ा, तो हमारी वोकैब्युलरी अच्छी हुई, डिस्कोर्स मार्कर्स हुए और वहीं पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखा। साथ में हमने फिर क्लोज टेस्ट किया, कॉम्प्रहेंशन किया, एरर के क्वेश्चंस किए। तो आपके 6 से 7 सेक्शंस जो है ना, वो इसी वीडियो में कंप्लीट हो रहे थे। और मैंने आपसे बोला था कि आपको ये वीडियो देख के आपको बताना है कि आपको मतलब कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या हमें और ऐसे वीडियोज़ बनाने चाहिए? तो आप बता सकते हैं डेफ़िनेटली। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसके बाद बताना, राइट? तो अभी हम बात करेंगे वर्ब के पार्ट 2 की। तो बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सारे वीडियोस की, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली क्लास टेलीग्राम चैनल को। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जो वोकैबुलरी की सीरीज चल रही है उसकी भी पीडीएफ्स और इस कंप्लीट इंग्लिश की भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो डेफिनेटली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट? चलो अब हम शुरू करते हैं। तो वर्ब के पार्ट वन में हमने देखा था कि वर्ब की क्लासेस क्या होती हैं। हमने देखा कि देर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब्स। पहली आई थी ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट? फिर आई है आपकी रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने समझाया था आपको कि यहाँ पर होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। जो चीज़ किसी को हेल्प करने के लिए आती है, इसका मेन रोल नहीं होता है, वो जो साइड एक्टर होता है ना, साइड एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, तो ये सपोर्टिंग एक्टर है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, राइट? तो ये होती हैं आपकी टू बी वाली, जैसे कि लिए इज हो गई, एम हो गई, आर हो गई, वॉज है, वर है, बीन है, बीइंग है। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी कई बार क्या करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन में आपको ऑप्शन में डाल देगा ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, इज। अब आप सोचोगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड आपका है टू हैव। टू हैव में आपके तीन आती हैं, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। फिर आपकी आती है टू डू। टू डू में आपकी आती हैं डू हो गया, डज हो गया एंड डिड। तो ये तीन टाइप की होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। इनमें इनकी खासियत क्या होती है कि ये ऑक्सिलरीज होती हैं, ये हेल्पिंग इन नेचर होती हैं। इनके बाद एक मेन वर्ब होती है जिसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। हम्म। और उसके बाद आपकी कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज भी होती हैं, जैसे के लिए विल है, मस्ट है, शुड है, वुड है, कुड है, मे है या माइट। ये सारी भी ऑक्सिलरीज होती हैं, लेकिन इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं क्योंकि इनको यूज करने का जो पर्पस होता है वो काफी डिफरेंट होता है। वो टेंस से रिलेटेड ना हो करके वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेंटेंस है हमारा। ये डिपेंड करते हैं टेंस पे कि हमारा टेंस कौन सा है, राइट? टेंस की एक क्लास करेंगे हम, फंक्शंस ऑफ टेंसेस, उसमें सारा कुछ देख लेंगे कि कैसे किसको क्या हमें यूज करना चाहिए, कहाँ पर हमें इज एम आर लगाना है, कहाँ पर बीन लगाना है, कहाँ पर बीइंग लगाना है, कहाँ पर हैज लगाना है, कहाँ पर हैव लगाना है, कहाँ पर हैड लगाना है। क्लियर? डू डज कैसे क्या काम करता है, सारी चीजें हम देखेंगे उस वीडियो में जब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ टेंसेस की। यहाँ पर
हमने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ये भी अपना ऑक्सिलरीज का काम करती हैं, इनके बाद भी एक मेन वर्ब आती है, ठीक है। अब होती हैं कुछ रेगुलर या फिर ऑर्डिनरी वर्ब्स। ये मैंने आपको समझाया था उस दिन कि हम मेनली जिनकी बात करते हैं वो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं। रेगुलर में भी अगर हम जाएँ तो 2 टाइप की आपकी होती हैं। एक होती हैं फाइनाइट वर्ब्स, ये होती हैं फाइनाइट वर्ब्स, दूसरी होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब सबसे सिंपल डेफिनिशन जो आप देखते हो ना वर्ब की, वो होती है आपकी किसकी? वो होती है फाइनाइट वर्ब्स की। तो 2 क्लासेस आपकी हो गई ऑक्सिलरी और रेगुलर। तो आपका जो रेगुलर में आपकी जो होती हैं फाइनाइट, इन्हें कहते हैं वही जो आप बोलते हो ना कि कुछ हो रहा होता है, देयर इज एन एक्शन व्हिच इज बीइंग परफॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो ये जो एक्शन होता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। इसके अलावा एक नाइन नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव भी होती हैं, वो भी मैंने आपको समझाया था। ट्रांजिटिव क्या होती हैं, एक और क्लास होती है एक्चुअली क्लासिफाई करने की, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जब मान लिया आपका सब्जेक्ट दिया है किसी भी सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर होती है वर्ब जो हमारी वो ट्रांजिटिव होती है। मान लिया एक सेंटेंस है हमारा, वो सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है और बस खत्म हो जाता है सेंटेंस। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट आपका नहीं है तो आपकी ये जो वर्ब है ये बन जाती है इनट्रांजिटिव। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, आप देख सकते हो, है ना। तो वहां पर हमने डेफिनेशंस देख ली थी, सारी वर्ब की डेफिनेशंस देख ली थी हमने, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम किस चीज की बात करने वाले हैं? इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। फाइनाइट वर्ब्स के रूल्स की नेक्स्ट क्लास आएगी तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे हमारी जो वर्ब है वो एटलीस्ट 4 पार्ट्स में होने वाली है। पहला आज मिल जाएगा आपको, अभी आप देख रहे हो, राइट। सेकंड वाला भी जल्दी ही मिल जाएगा 1-2 दिन में। ये वर्ब अब मैं बड़ी ही जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हमारे 3 बचेंगे, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, उनको भी जल्दी से खत्म कर देंगे, राइट। तो आज हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। उसके बाद आपका मॉडल ऑक्सिलरीज पे एक एक वीडियो बनेगा जिसमें मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा। कई बार होता है ना डाउट कि यार शुड कहाँ पर यूज करें, कहाँ पर ऑट टू यूज करें, कहाँ पर कुड यूज करें, कहाँ पर वुड यूज करें, मे, माइट, मस्ट। ये सारे आपके जो डाउट्स है ना, ये सारे क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो में जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। लेट्स बिगिन। ओके, तो रेगुलर वर्ब्स में हमने देखा 2 टाइप की आपकी वर्ब्स होती हैं। पहली होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो आपकी 3 होती हैं। कौन-कौन सी? पहली है इन्फिनिटिव्स, दूसरी है जेरंड्स, थर्ड है आपकी पार्टिसिपल्स। ये 3 आपकी होती हैं। अब ये 3 में कन्फ्यूज़न देखो बहुत लोगों को होता है। जो भी इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं ना, सीडीएस हो, एनडीए हो, आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, रूल्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम केवल आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करेंगे, हम रूल्स भी करेंगे, राइट? तो पहले हम इन्फिनेटिव्स को डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनिशन वगैरह सब कुछ। फिर हम जीरंड्स को डिटेल में करेंगे, फिर हम करेंगे पार्टिसिपल्स को डिटेल में, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं। क्योंकि बात क्या होती है, इन्फिनेटिव केवल इन्फिनेटिव नहीं होता, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव भी होता है। कुछ अलग-अलग टाइप्स होते हैं। पार्टिसिपल्स में आपने सुना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ऐसे करके यूपीएससी ऑप्शन भी देता है आपको। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। राइट, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की। सो व्हाट इज एन इन्फिनिटिव? इन्फिनिटिव क्या होता है आखिर? देखते हैं। इन्फिनिटिव एक्चुअली क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। किसी भी वर्ब की जब बेस फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। मतलब बेस फॉर्म, पहली बात क्या होती है, बेस फॉर्म सिंपल सी अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना, फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे बोलते हैं बेस फॉर्म, राइट। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे बोलते हैं बेस फॉर्म। और प्लस टू लगा होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल के लिए टू गो हो गया, टू स्टडी हो गया, टू रीड हो गया, टू विन हो गया। जब इस तरीके से आप लिखते हो ना तो इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्लियर? अब
यहाँ पर देखो खेल है, यहाँ पर क्या है कि समटाइम्स यूज्ड विदाउट टू, कभी कभार विदाउट टू भी यूज होता है, उन्हें हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है कि टू नहीं लगाया जाता है, लेकिन वो जो वर्ब होती है उसको हम इन्फिनिटिव की तरह ही यूज करते हैं, विदाउट टू। अब ये आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल क्या है, मेक हिम गो, आई मेक हिम गो। या फिर लेट हर स्पीक, प्लीज लेट हर स्पीक। अब ये जो आपका हो गया ना स्पीक, यहाँ पर जो है गो, यहाँ पर है सॉ हिम रन। तो ये जो वर्ड्स हो गए ये सारे होते हैं बेयर इन्फिनिटिव्स, यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर टू कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये आपकी मेन वर्ब भी नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब तो आपकी मेक हो गई, यहाँ पर लेट हो गई, यहाँ पर सॉ हो गई, तो मेन वर्ब तो डिफरेंट हो गई। तो मतलब ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके बेयर इन्फिनिटिव्स। बेयर मतलब जो खाली हैं। तो खाली कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है, टू जब होगा तब आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है टू प्लस बेस फॉर्म, दैट इज इन्फिनेटिव। अगर केवल इन्फिनेटिव यूज किया गया है, केवल वर्ब का यूज किया गया है, लेकिन कुछ इस तरह से जैसे कि लिए मेक हिम गो, लेट हर स्पीक, सॉ हिम रन, तो यहां पर कहते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्म्स की बात करते हैं, इन्फिनेटिव्स के जो फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इन्फिनेटिव की। सिंपल इन्फिनेटिव तो आपका सिंपल ही होता है, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो। नॉर्मली आप पढ़ते हो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वो आपका सिंपल इन्फिनेटिव कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट। अब ये जो टू ईट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। ये आपका इन्फिनेटिव कैसा है, सिंपल इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट हम बात करें अगर बेयर इन्फिनेटिव की, आपका बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब विदाउट टू, विदाउट टू याद रखना, विदाउट टू यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स। किसी भी वर्ब के बाद में क्या होता है कि विदाउट टू यूज होती है। जैसे के लिए बात करें हम, ही मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई, ही मेड मी टू क्राई। देखो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ऑकवर्ड लगता है, ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट होता है, मेड के बाद आप टू नहीं लगाते हो। तो इस ये वाला रूल वैसे हम पढ़ेंगे, अभी हम ये वाला रूल पढ़ेंगे। सो ही मेड मी क्राई का मतलब है, यहाँ पर जो आपका क्राई है ये बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूअस, नेक्स्ट आपका होता है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव हो सकता है। अब कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव क्या होता है, चलो देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली। ही सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ, ही सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ। टू टेलिंग नहीं होगा, टू अगर अगर आपको लगाना है उसके बाद में आपको आईएनजी लगाना है तो आपको बी लगाना पड़ेगा। सो ही सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ, ये आपका कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव होता है। ये कई बार अभी तक यूपीएससी वगैरह ने पूछा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट इन्फिनिटिव भी होता है एक। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, ये होता है टू हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे, ही क्लेम्ड टू हैव सॉल्व्ड द केस, ही क्लेम्ड टू हैव सॉल्व्ड द केस। वो ऐसा क्लेम करता है कि उसने केस को सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर ये वाले सेंटेंसेस तो डेफिनेटली आपने, अगर आप अच्छे रीडिंग करते हो अच्छे से, तो डेफिनेटली ऐसे सेंटेंसेस भी पढ़े होंगे आपने। तो ये आपके हो जाते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, क्योंकि टू तो लगा हुआ है, अब बीच में कुछ और यूज किया गया है। फिर आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, ये क्या होगा, आपका टेंस देखो अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है, टू हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। शी प्रिटेंडेड टू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। शी प्रिटेंडेड, अब मेन वर्ब तो प्रिटेंड हो गई, लेकिन यहां पर हम जो यूज करेंगे टू के बाद में, इसको हम एक साथ रख के बोलेंगे, दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यूज कैसे करेंगे इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव के यूजेस क्या होते हैं, और मेन हम देखने वाले हैं रूल्स। सो रूल वन क्या कहता है, रूल वन कहता है कि आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स,
आप यूज करते हो टू को, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि आफ्टर सर्टेन वर्ब्स यू यूज इन्फिनेटिव्स। कैसे? वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? जैसे के लिए आप देख सकते हो कि कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गया एग्री, appear, arrange, attempt, claim, decide, expect, hope, intend, learn, manage, offer, plan, promise, refuse, seem, want, wish। तो आई एग्रीड टू, हम्म, जैसे के लिए आप एग्री के बाद में टू लगाते हो, अपीयर टू लगाते हो। जैसे के लिए यहाँ पर एग्जांपल लें, डिसाइड का लेते हैं, तो ही डिसाइडेड टू स्टडी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने सिंपल इन्फिनेटिव का यूज कर लिया। शी होप्स टू विन, होप का एग्जाम्पल हमने लिया, हम्म, शी होप्स टू विन। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे देख सकते हो। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि वर्ब्स के बाद में इन्फिनेटिव का यूज होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सर्टेन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आप इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हो। मतलब आप सिंपल इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हो, आप वहां पर बियर इन्फिनेटिव का यूज करते हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो वो आपकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, कुछ वर्ब्स आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर तो आप यूज करते हो, राइट। और कहाँ कहाँ करते हो? और आप यूज करते हो आफ्टर एडजेक्टिव। कैसे? स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है कि एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कैसे? आई एम हैप्पी टू हेल्प, यहाँ पर जो हैप्पी है वो क्या होता है? वो आपका एडजेक्टिव होता है। आई ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, ये भी आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव होगा। आप कह सकते हो ना, अ सरप्राइज्ड मैन। अगर आप सरप्राइज्ड मैन बोल सकते हो, इसका मतलब मैन आपका नाउन हो गया, सरप्राइज्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। सो ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी हर, यहाँ पर आपका टू सी, यहाँ पर टू हेल्प, ये हो गए इन्फिनेटिव्स। नेक्स्ट हम बात करें कहाँ पर आप यूज कर सकते हो, कहीं पर कोई भी पर्पस दिखाने के लिए। ओके, टू एक्सप्रेस पर्पस। कैसे? स्ट्रक्चर आपका हो सकता है टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे हम? शी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल। अब ये दिखाता है कि मार्केट वो क्यों गई? टू बाय वेजिटेबल्स। ही स्टडीज टू स्कोर वेल, टू स्कोर वेल। तो यहाँ पर टू स्कोर हो गया, टू बाय हो गया, ये दिखाते हैं पर्पस, उसने क्यों पढ़ा? स्कोर करने के लिए। वो मार्केट क्यों गई? क्योंकि सब्जियां खरीदने के लिए, राइट। और यहाँ पर हम नोट देखें, क्या होता है, जैसे कि लिए इन ऑर्डर टू है, सो एज टू है, ये सारे फॉर्मल पर्पस दिखाते हैं, फॉर्मल पर्पस इंडिकेटर्स होते हैं ये सारे। क्या होता है, कई बार आप यहाँ पर ही स्टडीज टू स्कोर वेल आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने लिखना है कि ही स्टडीज इन ऑर्डर टू स्कोर वेल, बढ़िया लगेगा आपको सेंटेंस, है ना। ये आपका फॉर्मल पर्पस दिखाने लगता है। पॉजिटिव पर्पस, इन ऑर्डर टू, सो एज टू। नेगेटिव पर्पस आपका इन ऑर्डर नॉट टू, सो एज नॉट टू। ये आपका जैसे क्या होता है, कई बार राइटिंग अगर आपको अच्छी करनी है, आपको अच्छे से लिखना है इसको, तो आप इसको लिख सकते हो कि ही स्टडीज इन ऑर्डर टू स्कोर वेल, और ही ही स्टडीज इन ऑर्डर नॉट टू गेट फेल्ड। ही स्टडीज इन ऑर्डर नॉट टू गेट फेल्ड, और ही स्टडीज सो एज नॉट टू गेट फेल्ड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ये आपका निगेटिव पर्पस हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव पर्पस हो गया। समझ गए? ये आपको क्यों बताया गया है यहाँ पर? ये आपको इसलिए बताया गया है कि इसको आप इन्फिनेटिव से एक्चुअली रिप्लेस कर सकते हो। समझ रहे हो? ये आपका सो एज टू हो या इन ऑर्डर टू हो, इनसे आप इस इन्फिनेटिव को रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही स्टडीज इन ऑर्डर टू स्कोर वेल, ही स्टडीज सो एज टू स्कोर वेल। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 4 की।
रूल नंबर 4 आपका कहता है आफ्टर WH वर्ड्स, कुछ आपके WH वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स पहली बात तो कौन होते हैं? WH आपके वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे के लिए व्हाट हो गया, हाउ हो गया, व्हेन, वेयर, whom, मे बी फॉलोड बाय इन्फिनिटिव्स। कैसे? एग्जांपल लें, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से, शो मी हाउ टू डू इट, हाउ टू डू, टू डू, टू डू आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। नेक्स्ट बात करें रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 कहता है कि कई बार क्या होता है, आप सब्जेक्ट की तरह चेंज करते हो, सब्जेक्ट की तरह एक्चुअली यूज करते हो। कैसे? टू अर इज ह्यूमन, गलतियां करना तो इंसान की क्या है? फितरत है ना? सो टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। हम्म। तो इन वाले सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की तरह चेंज कर लिया है, यूज कर लिया है, राइट? तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया है। नेक्स्ट बात करें अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट, तो कई बार हम ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, ही वॉन्ट्स टू लीव। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, सिंपल सा है, आपने ध्यान में रखना है। क्लियर? ये आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका सब्जेक्ट की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 कहता है आफ्टर नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव। क्या बात है? लेट अस सी। ही इज अ मैन टू ट्रस्ट, ये आपका हो गया नाउन। नाउन के बाद आपने यूज किया इन्फिनिटिव। आई हैव वर्क टू डू, आई हैव वर्क टू डू, वर्क आपका नाउन हो गया। देर इज नथिंग टू वरी, देर इज नथिंग टू वरी, ये आपका क्या हो गया? ये एक्चुअली आपका प्रोनाउन हो गया, है ना? दिस इज प्रोनाउन। नेक्स्ट वन, verbs that take bare infinitives without to। अब इनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, जो भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन है, गो है, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारी आपकी बेयर इन्फिनिटिव को लेते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली इन्हें वर्ब भी बोल सकते हो, आप सिंपली इन्हें वर्ब बोल सकते हो, है ना? जैसे के लिए यू मस्ट गो, अब ये गो जो हो गया ये सिंपली वर्ब हो सकता है, या फिर आप इसे बेयर इन्फिनिटिव बोलो। तो यहाँ पर देखो डिपेंड करता है, मैं अगेन यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पर डिपेंड करता है कि यूपीएससी ने किस टाइप के आपको ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि यूपीएससी कई बार क्या करता है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस तो नहीं देगा, लेकिन क्या होता है कि आपको जो लग रही होती चीज़ें वो नहीं देता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि बेयर इन्फिनिटिव डाल दे या फिर वर्ब डाल दे, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। हम्म। आगे बढ़ते हैं। कुछ होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स जो होती हैं वहां पर तो डेफिनेटली आप टू का यूज नहीं करते हो, जैसे के लिए हो गया मेक। मेक करना कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब क्या क्या रीजन बात होती है, एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या होती है? कॉजेटिव वर्ब्स की मीनिंग होती है जो चीज कॉज करे, जो रीजन बने, किसी चीज का कारण बने। तो मेक, लेट या फिर हैव, देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ही मेड मी क्राई, अब ये उसने जो मतलब किया है, उसने कॉज किया है क्राई करना। हम्म। ही मेड मी क्राई, तो ही मेड मी टू क्राई नहीं बोलेंगे, ही मेड मी क्राई बोलेंगे, दैट सिंपल। तो ये आपका बेयर इन्फिनिटिव आएगा। लेट, नेक्स्ट है आपका लेट हिम स्पीक, तो वो कॉज कर रहा है ना, वो बोलने दे रहा है, मतलब लेट हिम स्पीक, और ये अगेन आपका बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब्स में आपके एक्सेप्शंस होते हैं। व्हेन एवर देर इज अ सेंटेंस ऑफ पैसिव, देर इज पैसिव सेंटेंस, जब भी कोई भी पैसिव सेंटेंस आएगा तब आप टू लगाओगे। जैसे के लिए आई वॉज मेड टू वेट, आई वॉज मेड टू वेट, अब ये आपका टू प्लस वेट जो है ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा एक्चुअली बेयर इन्फिनेटिव, मतलब ये हो जाएगा सिंपल इन्फिनेटिव। Even though we have actually, even though we have here causative verb still। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेप्शन वर्ब्स की। सो परसेप्शन वर्ब्स क्या होती हैं? परसेप्शन वर्ब्स होती हैं जो आप परसीव करते हो मतलब सी, हेयर, फील, वॉच, नोटिस। ये जो भी आपकी जो मतलब जो इंद्रियां होती हैं आपकी, वहां से आप क्या करते हो? परसीव करते हो चीजों को, है ना? आंखों से आप देखते हो, कानों से सुनते हो, स्किन से फील करते हो। तो यही चीजें हैं। डिड आई से आंखों से सुनते हो? नहीं। आंखों से आप देखते हो, कानों से सुनते हो, राइट? अगर मैंने ऐसा बोला है तो समझ जाना। नेक्स्ट है आपका आई सॉ हर डांस। आई सॉ हर डांस। तो यहां पर अगेन आप यहां पर मतलब टू नहीं लगाओगे। आई सॉ हर टू डांस, नो, दैट वुड बी रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका शी वॉज सीन टू डांस। ये सही है। शी वॉज सीन टू डांस, ये आपका सही है। या फिर यहां पर आप यूज कर सकते हो शी वॉज सीन डांसिंग। कहीं पर भी आप जिरंड लगा सकते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर आप इन्फिनेटिव लगा सकते हो, सिंपल वाला। तो आप टू डांस यहाँ पर लिख सकते हो, दैट वुड ऑल्सो बी करेक्ट। ऑकवर्ड लग सकता है थोड़ा सा कि शी वॉज सीन टू डांस, मतलब वो डांस करते हुए दिखी गई, मतलब यहाँ पर डांसिंग ही लगना चाहिए, लेकिन ये दोनों सही है। याद रखना, ये दोनों सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। क्लियर? चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन एरर्स इन इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स को यूज करते टाइम क्या कॉमन एरर्स हैं जो हमसे हो सकती हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं, ताकि हमारे यूपीएससी में, सीडीएस हो, एनडीए हो, या फिर आपका एफकैट हो, कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। लेट अस सी। तो सबसे एरर, पहली एरर वन है कि एरर वन हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग टू अननेसेसरली। कई बार मैंने बताया ना कि कई बार क्या होता है, सिंपल इन्फिनेटिव लगाना होता है, कई बार आपको बेयर इन्फिनेटिव भी लगाना होता है। तो वहां पर आपको, जहां पर बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, वहां पर आपको टू नहीं लगाना है। जैसे कि बात करें हम कि आई मेड हिम टू गो, आई मेड हिम टू गो। अब यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर ये गलत है आपका, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मेड जो है ये आपकी कॉजेटिव वर्ब हो गई, और कॉजेटिव वर्ब के साथ आपने देखा, अगर आप एक्टिव में यूज कर रहे हो सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस है, तो आप क्या करोगे? तो आप एक्चुअली यहाँ पर टू नहीं लगाओगे। आई मेड हिम गो, दैट्स इट। आई मेड हिम गो। अगर यही सेंटेंस आपका कॉजेटिव वर्ब के साथ में पैसिव वॉइस में होता, तब आप बोल सकते थे कि हाँ, यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलो, एरर टू देखते हैं। एरर टू, यहाँ पर क्या हो सकती है गलती हमसे? आफ्टर दैन यूज बेयर इन्फिनेटिव। कई बार क्या होता है, आप दैन यूज करते हो। जब दैन यूज करते हो, यहाँ पर अगेन शायद मैं पिछली किसी क्लास में बता चुका हूँ, मैंने बहुत लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है। वो दैन और देन में कंफ्यूज रहते हैं, और केवल मतलब बच्चों को नहीं, बड़े बड़े लोगों को देखा है मैंने, है ना? बड़े बड़े लोग भी वो मतलब पोस्ट वगैरह अपनी लिखते हैं तो उसमें दैन को दिन कर देते हैं, दिन को दैन कर देते हैं। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ये दैन जो होता है, ठीक है, ये दैन जो होता है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये आपका यूज होता है कंपैरिजन के लिए, आपका जो ए वाला होता है। और आपका जो दिन है, इसका मतलब होता है तब, हिंदी में इसका मतलब होता है तब। ठीक है? तो इनको इंटरचेंज नहीं करना है। फिर आफ्टर दैन यूज बेयर इन्फिनेटिव, राइट? कैसे? मान लिया हम यहाँ पर सेंटेंस ले रहे हैं, ही वुड रादर डाई देन सरेंडर, राइट? देन सरेंडर। हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि ही वुड रादर डाई देन टू सरेंडर, नो, वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे ही वुड रादर डाई देन सरेंडर, दैट्स करेक्ट। यहाँ पर वो कहने चाह रहे हैं कि नॉट टू सरेंडर, है ना, कि वो सरेंडर नहीं करेगा, वो मरना पसंद करेगा लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आपका जो टू है वो गलत हो जाएगा, नहीं लगाना है यहाँ पर टू देन के बाद। क्लियर? चलो, नेक्स्ट आपकी गलती देखते हैं। मतलब आपकी गलती नहीं है, अभी तो नहीं है, हो सकती है, तो हम पहले ही पकड़ लेते हैं। चलो, एरर थ्री देखते हैं। एरर थ्री क्या है? आफ्टर वाई बेयर इन्फिनेटिव। वाई के बाद में हमें बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। जैसे वाई वरी, वाई टू वरी। कई बार लोग बोलते हैं ना वाई टू वरी, वाई, वाई टू आस्क, वाई आस्क। तो सिंपल सा आपको सिंपल रखना है, जितना ज़्यादा सिंपल रखो दैट्स मोर फाइन। वाई वरी, वाई नॉट आस्क हिम, वाई नॉट आस्क हिम। क्लियर?
तो इस तरीके से आपको यूज करना है। वाई के बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। बस आपको ध्यान रखना है ये चीज। नेक्स्ट आपकी गलती चौथी, जो आप 12 अप्रैल को करने वाले हो लेकिन अब नहीं करोगे, यूजिंग रॉन्ग इन्फिनेटिव फॉर्म। कई बार क्या होता है, गलत इन्फिनेटिव फॉर्म को हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं? यूज परफेक्ट इन्फिनेटिव व्हेन एक्शन प्रीसीड्स अनदर एक्शन। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर टेंस का भी ध्यान में रखना है, टेंस को भी ध्यान में रखना है। एक्चुअली जब भी हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इन्फिनेटिव्स की बात कर रहे हो वहां पर आप टेंस भूल जाओगे। ध्यान में रखना है। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट द की, मतलब उसने क्या किया है, उसने ऐसा लगता है कि उसने जो है वो खो दी है। ही सीम्स टू लूज द की, नो, ही सीम्स टू हैव लॉस्ट द की, मतलब उसने जो है वो अपनी खो दी है, जो की है वो खो दी है। सो लूजिंग हैपेंड अर्लियर, है ना, मतलब खो चुका है वो, राइट। इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाओगे। तो हमेशा टेंस का भी ध्यान में रखना है। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट द की। क्लियर? चलो नेक्स्ट, एरर 5, पांचवी गलती पकड़ी गई। चलो, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स क्या होता है, कई बार हम स्प्लिट कर देते हैं इन्फिनेटिव्स को, दैट इज वेरी रॉन्ग। ट्रेडिशनल ग्रामर जो होती है वो देखो अवॉइड करती है कि आप भाई टू प्लस वर्ब को साथ में रखो, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं साथ में, तो इनको अलग मत करो, इनको जुदा मत करो, एक दूसरे से साथ में ही रखो। तो यहाँ पर हमें टू क्विकली रन नहीं बोलना है, टू रन क्विकली बोलना है। टू क्विकली रन नहीं बोल सकते, दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, आपका टू रन क्विकली आपका सही होगा। क्लियर है? इतना अगर सिंपल समझ में आया तो ये 5-6 चीजें थी, ये कुछ एरर आपकी हो सकती थी इन्फिनेटिव से रिलेटेड, उनको हमने देख लिया। क्लियर है? अब कुछ और चीजें देखते हैं एक्स्ट्रा। वो है जैसे कि लिए इन्फिनेटिव्स आफ्टर टू और इनफ। ये आपका एक रूल होता है, एडजेक्टिव में आपने पढ़ रखा है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज टू वीक टू वॉक, ये आपका यहाँ पर इन्फिनेटिव होता है, ऐसे आप यूज करते हो। और एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही इज स्ट्रांग इनफ टू विन, ही इज स्ट्रांग इनफ टू विन, तो यहाँ पर भी आप इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं हम जिरंड की, राइट। जिरंड, अब ये क्या होता है? ये एक्चुअली होता है कि वर्ब एक होती है, उसमें आप आईएनजी लगा देते हो। अब वो वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ में दिखती है कुछ ऐसी। कैसी दिखती है? रीडिंग, स्विमिंग, टॉकिंग। लेकिन ये जो वर्ब है ना, ये अपना वर्ब का नेचर एक्चुअली खो चुकी होती है, ये अब वर्ब नहीं बची है, ये एक्चुअली अब नाउन बन चुकी है। कैसे? वो देखो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, यूजेस यूसेस पे डिपेंड करता है। इसीलिए मान लिया किसी को ये सब ग्रामर वगैरह कुछ नहीं आता है, अगर किसी को नहीं आता है ना, फिर भी वो कई बार सोचेगा कि यार ये वाला जो सेंटेंस है या ये वाला जो वर्ड है वो यूज कैसे हुआ है, वो तो एक नाउन की तरह यूज हुआ है, क्या इस वर्ब को हम नाउन की तरह यूज कर सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर वर्ड को एक नई मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दी गई है, उसको हम कह सकते हैं क्या? जेरंट, राइट। तो ये एक टाइप का आपका वर्बल नाउन होता है, एग्जैक्टली नाउन तो नहीं होता है लेकिन वर्बल नाउन होता है। तो अ gerund इज द ing form of a verb which functions as a noun in a sentence, right? एक नाउन की तरह एक्चुअली फंक्शन करती है, दो इट लुक्स लाइक अ वर्ब, दो इट लुक्स लाइक अ वर्ब, इट बिहेव्स लाइक अ नाउन, है ना। ये दिखती है भले ही, ये भले ही दिखती है एक वर्ब की तरह, लेकिन ये बिहेव करती है एक परफेक्ट नाउन की तरह, राइट। फॉर्म कैसी होती है? वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। रीडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, टॉकिंग हो गया। यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? लेट अस सी। सेंटेंस में आप देखोगे ना, वहां पर आप समझ जाओगे कि अच्छा, इसकी जगह पर हम अगर नाउन रख देना तो वो तब भी काम चल जाएगा। तो रूल्स की बात करें हम, रूल्स ऑफ जेरेंट, लेट अस सी। रूल 1 आपका क्या कहता है? जेरेंट आफ्टर प्रीपोजिशंस। क्या है ये रूल? इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन,
it must be in ing first of all, and it must be gerund, right? Let us see क्या है. I do not believe. अब believe तो हो गई आपकी क्या, मेन वर्ब, है ना, मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब इन टॉकिंग रबिश. अब ये आपका प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन तो इन है, इन आपका हो गया प्रीपोजिशन, है ना, ये हो गया प्रीपोजिशन, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया जेरंट, राइट. टॉकिंग, आई डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग रबिश. शी इज यूज्ड टू स्विमिंग. शी इज यूज्ड टू स्विमिंग, मतलब उसे आदत है, ठीक है, वो मतलब उसको अच्छे से आती है स्विमिंग. शी इज यूज्ड टू स्विमिंग. टू आपका अगेन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया. नेक्स्ट वन, ही इज इंटरेस्टेड इन. ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग. ये अगेन आपका क्या हो गया, ये हो गया जिरंट, है ना, जेरंट बोलते हैं. सो जेरंट, और ये आपका इन क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन. क्लियर. तो प्रीपोजिशन के बाद में आपका जेरंट आता है. फिर हम बात करें सेकंड क्या है. सेकंड हमारा रूल है कि, सेकंड रूल है हमारा, जेरंट एज अ सब्जेक्ट of a verb. Gerund as subject of a verb. Let us see. So when an ing form starts as a sentence and acts as the subject, it is a gerund. तो यहाँ से आप एक्चुअली समझ सकते हो या पहचान सकते हो कि इसे gerund कहेंगे. जैसे के लिए यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है स्मोकिंग से, एक वर्ब है, उसमें ing लगाया गया है, और उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं. उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाई है टू बी वाली, जिसमें इज आता है. सो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो यहाँ पर आपका ये हो गया एक्चुअली, एक्चुअली ये हो गया जेरंट, राइट, क्योंकि ये एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर कुछ भी बोल सकते थे. हम बोल सकते थे कि सिगरेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो सिगरेट आपका प्रॉपर नाउन होता है. स्मोकिंग मतलब आपका हो गया एक जिरंट, प्रॉपर नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह काम कर दे रहा है. क्लियर. रीडिंग इम्प्रूव्स नॉलेज. अब रीडिंग इम्प्रूव करें या बुक्स इम्प्रूव करें नॉलेज को, तो यहाँ पर क्या आप नाउन को रख सकते हो, डेफिनेटली आप नाउन को रख सकते हो. तो यहाँ पर भी ये भी आपका हो गया जिरंट. फिर स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग आपका अगेन आपका क्या हो गया, जेरंड हो गया. क्लियर है. तो यहाँ पर आपको जेरंड को पहचानने का एक और बढ़िया तरीका है. क्या आपने देखना है, आपने बस देखना है कि क्या मैं वहां पर कोई भी नाउन रख सकता हूं और मेरा सेंटेंस गलत नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो समझ जाओ कि ये तो जेरंड है. क्लियर. उसके बाद बात करते हैं हम रूल्स ऑफ जेरंड्स की, राइट. तो यहाँ पर हम रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं. रूल नंबर 3 क्या कहता है, जेरंड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जेरंड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. तो सम वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय जेरंड, नॉट इन्फिनेटिव. कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं वो एक्चुअली हमेशा जेरंड के बाद ही आते हैं, मतलब हमेशा जेरंड से पहले आते हैं, राइट. जेरंड उनके बाद आता है, कहने का ये मतलब है, और वहां पर इन्फिनेटिव नहीं आता है. मैंने अभी आपको बोला था कि क्या होता है, अब जेरंड लगाओ या इन्फिनेटिव लगाओ, कहीं कहीं पर हम इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन कुछ जगह पर आप नहीं कर सकते. जैसे कि लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, इंजॉय है, अवॉइड है, एडमिट है, डिनाय है, फिनिश है, माइंड है, प्रैक्टिस है, सजेस्ट है, रिस्क है. सो वी कैन से आई डू नॉट लाइक राइडिंग. अगर आप बोलो आई डू नॉट लाइक टू राइड, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा. यू कैन से आई डू नॉट लाइक राइडिंग. आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम. क्योंकि उसका जो वो कॉन्टेक्स्ट है ना वो चेंज हो जाता है. एक्चुअली गलत नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है. मतलब अगर आप बोलते हो कि आई लाइक टू स्विम, मतलब आप बोल रहे हो आज के बारे में, मतलब अभी आप स्विम करना चाहते हो. और यहाँ पर अगर आप बोल रहे हो कि आई लाइक स्विमिंग, ये आप इन जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो कि आपको स्विमिंग पसंद है ओवरऑल, है ना. आप यहाँ पर बैठे हुए हो एक इंटरव्यू में, वहां पर आप कह सकते हो आई लाइक स्विमिंग. यहाँ पर आप ये इंटरव्यू में मान लिया
ये वाला सेंटेंस इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि मान लिया आप इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है? ये इंटरव्यू का सीन है। दूसरा है, मान लिया आप गए हो एक पूल के पास, हुँ? तो पूल के पास आप जाओगे तो बोलोगे आई लाइक टू स्विम, हुँ? आई लाइक टू स्विम। ऑर्गेनाइज़र से आप बोलोगे आई लाइक टू स्विम, हाँ? क्योंकि आप स्विम करना चाहते हो उस टाइम। यहाँ पर इंटरव्यू में आपसे जब हॉबीज़ पूछी जाएँगी तो आप बोलोगे आई लाइक स्विमिंग, करेक्ट? तो ये बस ध्यान में रखना, है ना? यहाँ पर आपकी जो कॉन्टेक्स्ट है ना, मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका शी एन्जॉयज शी एन्जॉयज रीडिंग नॉवेल्स। शी एन्जॉयज रीडिंग नॉवेल्स। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग यहाँ पर आपका मतलब शी एन्जॉयज टू रीड नॉवेल, तो टू रीड नहीं होगा, शी एन्जॉयज रीडिंग नॉवेल होगा, राइट? नेक्स्ट रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 एक्चुअली कहता है कि ग्राउंड आफ्टर जेरेंड एक्चुअली जेरेंड आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स प्लस प्रीपोजिशंस। क्या होता है? कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं और उनके साथ में कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं और फिर जेरेंड आता है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं एक्चुअली और ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं, ये एक्चुअली हमें ये पढ़ना है इस वाले रूल में कि ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। कैसे फिक्स्ड होते हैं? जैसे के लिए आपको एक एडजेक्टिव दिया जाता है फॉन्ट, हुँ? सो फॉन्ड ऑफ आएगा, इंटरेस्टेड इन आएगा, कॉन्फिडेंट ऑफ आएगा, कीन ऑन आएगा, इंटेंट ऑन आएगा, सक्सेसफुल इन आएगा, अफ्रेड ऑफ आएगा, टायर्ड ऑफ आएगा। तो ये जो है ना, ये आपके एडजेक्टिव्स हो गए, ये आपकी प्रीपोजिशंस हैं, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में आता है। क्लियर? और इनके बाद ऑब्वियसली जेरंड आता है। जैसे के लिए ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, he is fond of playing cricket. Clear? She is confident of winning the race. क्या आप कह सकते हो she is confident in winning the race? No, she is confident of winning the race. They are keen on joining the army. You all are keen to join, ठीक है? वहां पर आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट? यहाँ पर अगर आप इन्फिनेटिव लगाना चाहो तो आप इसको फिर चेंज कर दोगे, अदरवाइज यू कैन से यू ऑल आर कीन ऑन ज्वाइनिंग। अगर आपको जेरेंट लगाना है तो आपको ये फिक्स्ड रखनी है, राइट? ये आपको फिक्स्ड रखनी है, दे आर कीन ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी, यू ऑल आर कीन ऑन ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस। डिफरेंट डिफरेंट आर्म फोर्सेस, someone is trying to get into army or air force or navy or coast guard, there are so many, right? नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? जेरेंट आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, जेरेंट आफ्टर सर्टेन वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन। अभी हमने देखा कि हमारे कुछ एडजेक्टिव्स थे, उनके बाद सर्टेन सर्टेन आपके प्रीपोजिशंस आए हैं जो कि फिक्स्ड हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं और उनके साथ में आपके प्रीपोजिशंस होते हैं, वो फिक्स होते हैं और उनके बाद आपका आता है जेरेंट, राइट? तो ये आप फ्रेजल वर्ब भी समझ सकते हो एक टाइप से, लेकिन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लिस्ट। रिफ्रेन के बाद में फ्रॉम लगेगा, प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम लगेगा, प्रोहिबिट के बाद में फ्रॉम लगेगा, डिबार के बाद में फ्रॉम लगेगा, डेजिस्ट के बाद में फ्रॉम लगेगा, एब्सटेन के बाद में फ्रॉम लगेगा। इन सब का मतलब लगभग सेम होता है, मना करना, है ना? लगभग सेम होता है, मना करना। फिर होता है इंसिस्ट ऑन, जोर देना, है ना? परसिस्ट इन होता है, सक्सीड इन होता है, डिसुएड फ्रॉम होता है। क्लियर है? तो इन सारे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भी वर्ब्स हैं आपकी, इनके साथ में ये स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस ही आते हैं और उसके बाद आपका एडजेक्टिव आता है। जैसे कि हम बात करें, ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग, he refrained from commenting. The officer prevented him from entering. She insisted on going with him. She insisted on going with him. Clear? तो इस तरीके से आप इनको यूज करेंगे। फिर रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं एक बार। रूल नंबर 6 क्या कहता है? इट सेज जेरंड आफ्टर पॉजेसिव केस। कई बार आपका पॉजेसिव केस होता है, उसके बाद आपका जेरंड आता है। कैसे?
व्हेन द डूअर, ये क्या बोलते हैं, इसको हम डूअर बोलते हैं। डूअर होता है करने वाला। जैसे टीच होता है, एक होता है टीच। अब टीच मतलब पढ़ाना है, यहाँ पर ई आ लगा दिया मतलब टीचर बन गया, है ना, यहाँ पर टीचर बन गया। उसी तरह से डू होता है करना, अब हमने ई आ लगा दिया, डूअर हो गया, डूअर मतलब करने वाला। हाँ, सो व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज मेंशन्ड बिफोर अ जेरेंट, मतलब जो भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला है या करने वाला है, अगर वो मेंशन्ड है बिफोर जेरेंट, वी ऑफन यूज पजेसिव फॉर्म्स। पजेसिव फॉर्म्स का यूज करते हैं। जैसे के लिए आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, मतलब टाइम कौन वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है ही, है ना, ही इज वेस्टिंग टाइम। ये जो बंदा है ना, पता नहीं ये कौन है इंसान, ठीक है, लेकिन ये बंदा टाइम वेस्ट करता है। सो आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, उसका टाइम वेस्ट करना आई डोंट लाइक। तो इस तरीके से आप यूज करते हो। तो यहाँ पर आप, ये आपका पॉजेसिव केस हो गया ना, आपने एडजेक्टिव वाली क्लास में पढ़ा होगा, ये आपका एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, हिज वेस्टिंग टाइम। क्लियर? हिज शर्ट बोल सकते थे, हिज वेस्टिंग टाइम वो आपने बोल दिया। समझ रहे हो? इस तरह से आप देखो, इसको रिप्लेस भी कर सकते थे वेस्टिंग को, हिज शर्ट बोल सकते थे, आई डोंट लाइक हिज शर्ट। यहाँ पर हम बोलते हैं आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। गीता इंसिस्टेड ऑन रोहन्स गोइंग विद हर, तो ये आपका रोहन्स गोइंग, ये आपका जो गोइंग है, ये आपकी वर्ब नहीं है, ये एक्चुअली रोहन का जाना उसके साथ एक नाउन की तरह काम कर रहा है। आप बोल सकते थे कि शी इंसिस्टेड ऑन रोहन्स, रोहन्स एक्शन। हाँ, एक्शन आपका नाउन ही होता है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर जेरंड हो जाता है। इसी तरह ये वेस्टिंग है, ये भी आपका जेरंड है, और यहाँ पर आप टू वगैरह भी नहीं लगाते हो। क्लियर है? आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, गीता इंसिस्टेड ऑन रोहित गोइंग विद हर। क्लियर? अब यहाँ पर पॉजेसिव क्यों लगाते हैं? क्योंकि बात ये है ना, यहाँ पर वेस्टिंग बात हो या फिर गोइंग हो, इनको हम नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर एक्शन की तरह हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हमारा वर्ब जो है ना ऑलरेडी हो चुका है, आई डोंट लाइक। अब ये जो लाइक है, ये आपका वर्ब ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ पर। शी इंसिस्टेड, इंसिस्ट करना मतलब उसका वर्ब हो गया है ऑलरेडी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस तरीके से। लेट अस सी। अभी आपने पार्टिसिपल्स नहीं देखे हैं, लेकिन पार्टिसिपल सिंपल होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्लियर? तो ये जब होते हैं ना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब प्लस आईएनजी से ही बनता है, और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। मतलब सारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर कैसे निकालें। डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सेम टाइप के दिखते हैं। स्विमिंग आपका है, स्मोकिंग है, दोनों हो सकते हैं, दोनों आपके पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, दोनों आपके वर्ब जेरंड भी हो सकते हैं। लेट अस सी। सो सेम आईएनजी फॉर्म होती है, एंड फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। फंक्शन डिफरेंट होता है। कैसे? तो जेरेंड कैसे होता है? जेरेंड आपका एक्ट्स एज अ नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन अगर आपको पता है कि नाउन कैसे काम करता है, तो आप समझ जाओगे। बस रख के देख लेना। मैं तो यार सिंपल सी बात आपसे बोलता हूँ कि उसको रख के देख लेना। ठीक है? उसको रख के देख लेना क्लियरली। वहां पर रख के मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, वहां पर एक्चुअली उस वर्ड को रिप्लेस करके देखना किसी नाउन से या किसी एडजेक्टिव से। हाँ, अगर वो नाउन की तरह काम कर रहा हो, यहाँ पर हम किसी नाउन को रख सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली नाउन को रख सकते हैं। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक शर्ट, आई लाइक एप्पल। आप कह सकते हो, कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं ना आई लाइक एप्पल। हाँ, डेफिनेटली कह सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो गया जेरेंट। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग इज इंजूरियस। स्मोकिंग इज इंजूरियस, ये भी आपका क्या हो गया? यहाँ पर समथिंग इज इंजूरियस मतलब कि क्या सिगरेट इज इंजूरियस, क्या आप नाउन रख सकते हो? डेफिनेटली आप नाउन रख सकते हो। अगर आप नाउन रख सकते हो तो ये हो गया जेरेंट। क्लियर? फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं, जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होते हैं। जैसे के लिए आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम। अब यहाँ पर देखो क्या है, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम। अब ये जो वेस्टिंग है ना,
ये आपके एक नाउन है आपका टाइम, टाइम है आपका नाउन, और इस नाउन को डिफाइन कर रहा है वेस्टिंग। तो मतलब ये क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है या डिफाइन कर रहा है, मतलब ये वेस्टिंग आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर कोई भी वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये क्या है, ये एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर? सो आई सॉ हर वेस्टिंग टाइम, हेयर वेस्टिंग डिस्क्राइब्स हिम पार्टिसिपल, नॉट जेरंड। ठीक है, तो ये आपका जेरंड नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, एक्चुअली पार्टिसिपल होगा। और पीछे ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही हो, पीछे हमने एक सेंटेंस किया था, है ना, ये यहाँ पर, तो डेफिनेटली इसको भी हम चेंज कर लेंगे। हम्म, किसके दिमाग में आया था वो वाला करते टाइम? हम्म, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। हम्म, चलो। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 कहता है लाइक, लव और हेट। वाओ! अब ये आपके जेरंड वर्सेस इन्फिनेटिव दोनों में हो सकते हैं। सो बोथ आर करेक्ट, एक्चुअली बोथ आर करेक्ट, मतलब जेरंड भी सही है, इन्फिनेटिव भी सही है, बट मीनिंग देखो चेंज हो जाएगी, मीनिंग चेंज हो जाएगी। हम्म, यहाँ पर हम बात करते हैं जेरंड जो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। यही मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था जब मैंने स्विमिंग का एग्जाम्पल लिया था, इंटरव्यू और साथ में लिया था मैंने एग्जाम्पल, पूल के पास आप गए हो। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली हम जेरंड की तरह अगर यूज करें लाइक के बाद, ये जो वर्ड्स है ना, आई लव स्विमिंग, आई लव टू स्विम, आई लव टू स्विम, आई लाइक टू स्विम, हाँ। तो देखते हैं क्या है। सो आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग का मतलब है जनरल लाइकिंग है, जनरल लाइकिंग है, मतलब एक जनरल हैबिट है, आपकी आदत है कि आप पसंद करते हो जनरली। आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। लेकिन इन्फिनेटिव जो होता है ये आपका स्पेसिफिक सिचुएशन दिखाता है, स्पेसिफिक सिचुएशन दिखाता है। कैसे? आई लाइक टू स्विम टुडे, आई लाइक टू स्विम टुडे। तो यहाँ पर आपका जो टू सिम है, ये आपका टुडे दिखाता है, मतलब स्पेसिफिक प्लान दिखाता है। यहाँ पर आप ये नहीं बोलोगे आई लाइक स्विमिंग टुडे, नो, ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आई लाइक टू स्विम टुडे। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, जो कि समझना इंपॉर्टेंट है। हम्म, कॉमन एरर्स, आपकी कॉमन एरर्स क्या हो सकती हैं, आपकी गलतियां जो फ्यूचर की गलतियां हैं उन्हें पकड़ते हैं। चलो, कॉमन एरर्स, शी इज यूज्ड टू स्विम, शी इज यूज्ड टू स्विमिंग, कौन सा सही है? डेफिनेटली कौन सा सही है? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर यूज्ड टू लगा रहे हैं ना। अब यहाँ पर कॉमन एरर जो है, यहाँ पर ये मत समझना कि टू लगा है तो आपका स्विम होना चाहिए। भाई ये दोनों साथ में आए हैं, ना कि ये दोनों साथ में। समझ रहे हो? शी इज यूज्ड टू स्विम नहीं है, शी इज यूज्ड टू स्विम है। समझ रहे हो? तो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो फ्रेज है आपका यूज्ड टू, ये तो भाई होता ही है साथ में, है ना, ये तो होता ही साथ में। तो आपने यहाँ पर आपने एक चीज लगानी है। अब यहाँ पर दो टू तो लगाएंगे नहीं। शी इज यूज्ड टू टू स्विम, वो तो गलत हो जाएगा। तो शी इज यूज्ड टू स्विमिंग बोलेंगे। और वैसे भी ये आपकी जनरल हैबिट दिखाएगा ना, ये तो जनरल हैबिट दिखाएगा, ये जनरल लाइकिंग दिखाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो हमें हमें जेरंड ही लगाना पड़ेगा। हम्म, हमें जेरंड ही लगाना पड़ेगा। तो जनरल हैबिट ये दिखा रहा है, शी इज यूज्ड टू स्विमिंग, नाउ दिस इज करेक्ट। शी इज यूज्ड टू स्विम गलत हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका ही इंसिस्टेड टू गो, दैट इज रॉन्ग। ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग। हमने देखा ये कुछ आपकी वर्ब्स होती हैं, कुछ साथ में आपके सर्टेन प्रिपोजिशंस होते हैं जो उनसे ही अटैच्ड होते हैं। उसके बाद आप जेरंड का यूज करते हो, ना कि किसी भी पार्टिसिपल का या फिर इन्फिनेटिव का। क्लियर? सो आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम इंटरिंग, आई प्रिवेंटेड हिम टू इंटर, नो दैट्स रॉन्ग। आपका क्या आएगा? आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग, राइट, फ्रॉम एंटरिंग क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्चुअली प्रीपोजिशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके होते हैं। इसलिए अगर हम यूज करें वो, अगर हम अपना इन्फिनेटिव यूज करें तो हमें टू लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज रॉन्ग। दैट इज रॉन्ग।
नेक्स्ट और क्या हो सकता है? चलो अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। तो आपका इन्फिनेटिव हो गया है, जेरेंट हो गया है, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। पार्टिसिपल्स आपके क्या होते हैं? पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब विदाउट टेंस that works as an adjective and helps describe a noun or a pronoun. डेफिनेटली कोई भी चीज अगर एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो फिर वो नाउन को या तो डिस्क्राइब करेगी या तो प्रोनाउन को करेगी। ये तो सिंपल सी बात है ना? फिर हम एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? द क्राइंग बेबी स्लेप्ट, द क्राइंग बेबी स्लेप्ट। अब यहाँ पर द ब्यूटीफुल बेबी बोल सकते थे, द क्यूट बेबी बोल सकते थे, आप यहाँ पर क्यूट बोल सकते थे, बोल सकते थे। अब क्यूट आपका क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। हम्म एडजेक्टिव होता है ना? सो द क्राइंग बेबी स्लेप्ट मतलब ये आपका जो क्राइंग है ये आपका डिस्क्राइब कर रहा है बेबी को, एंड बेबी इज डेफिनेटली अ नाउन। ठीक है, बेबी एक नाउन बन चुका है। हम्म तो ये आपका जो क्राइंग है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ है। वैसे आप एडजेक्टिव बोल सकते हो लेकिन ये वर्ब से बना हुआ है तो इसको स्पेसिफिक नेम दिया गया है, दैट इज पार्टिसिपल, है ना? दैट इज पार्टिसिपल। ये है हमारा खेल यहाँ का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में कई बार आ चुका है, आपके सीडीएस एनडीए में जब भी वो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो वहां पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल ऐसे करके ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस बार भी आए थे। इस बार नहीं, इससे पहले आए थे आई बिलीव, है ना? तो आ चुके हैं ऐसे ऑप्शंस, हमें दिख चुके हैं, तो पढ़ना जरूरी है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका सिंपल होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम्म यूज क्या होता है इसका? किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना हो, जैसे हमने अभी देखा था। जैसे हमने अभी देखा था, बेबी को डिस्क्राइब किया था, क्राइंग बेबी। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे के लिए ट्रेन को डिस्क्राइब किया है, द रनिंग ट्रेन, द बर्निंग ट्रेन। मूवीज देखी होंगी आपने, द बर्निंग ट्रेन और रनिंग ट्रेन। तो ये आपका रनिंग जो हो गया, ये एक्चुअली हो गया क्या? ये पार्टिसिपल हो गया। ये देखो जेरंड नहीं है। क्लियर? जेरंड होता तो नाउन की तरह काम करता है, ये तो भाई किसकी तरह काम कर रहा है? ये तो काम कर रहा है किसकी तरह? ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव की तरह, राइट? नेक्स्ट आपका क्या है? टू शो एन एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। मतलब क्या होता है? एक एक्शन हो रहा होता है तुरंत तुरंत। मतलब क्या होता है कि सेम टाइम पर एक दूसरा एक्शन हो रहा होता है। सीइंग द पुलिस ही रैन अवे, सीइंग द पुलिस ही रैन अवे मतलब देखकर। ये आपका सीइंग जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी याद रखना कि पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल भाई पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए। ये तो भाई पार्टिसिपल, इसको बोलना वैसे गलत होगा। सिंपल सी आपकी वर्ब है ना? शी इज रीडिंग अ बुक। इसीलिए देखो स्टार्टिंग में ही हमने बोला था पार्टिसिपल्स आपका मेनली आपका एडजेक्टिव होता है। अब वर्ब के लिए भी एसोसिएट कर देते हैं, तो ये तो कोई यूज का नहीं है वैसे। ये तो आपने पता ही है कि शी इज रीडिंग अ बुक, तो ये तो सिंपल सी आपकी वर्ब होती है, वर्ब आईएनजी वाली। फिर हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल आपके वो होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करें। सो पास्ट पार्टिसिपल की बात करें अगर, तो फॉर्म क्या होती है? फॉर्म होती है रेगुलर वर्ब और लास्ट में ईडी लगा होता है। या फिर इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है। तो रेगुलर वर्ब्स आपकी कौन सी होती हैं? जैसे के लिए आपकी हो गई डिस्क्राइब है। आपका डिस्क्राइब है तो आप डिस्क्राइब का डिस्क्राइब्ड कर देते हो। तो ये आपकी रेगुलर वर्ब हो गई, डिस्क्राइब को आपने डिस्क्राइब्ड कर दिया। और वहीं पर मान लिया राइट था। अब राइट आपकी इरेगुलर वर्ब हो गई, क्योंकि भाई इसमें ईडी नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिटेन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि भाई थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगती है, क्योंकि इनमें सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड फॉर्म लगती है, वो से हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पहला यूज क्या है? पहला यूज है टू डिस्क्राइब अ कंप्लीटेड सेंटेंस, कंप्लीटेड एक्शन। कोई भी एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसे हम बोलते हैं कि वहां पर हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना चाहिए।
द ब्रोकन ग्लास वॉज रिप्लेस्ड, मतलब ग्लास जो है वो ब्रोक हो चुका है, राइट। तो ब्रोकन ग्लास ये आपका हो गया पार्टिसिपल, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ समझ जाना, ये पार्टिसिपल है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। टू फॉर्म परफेक्ट टेंस, अब परफेक्ट टेंस बनाने के लिए शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ये वैसे ये आपकी सिंपल वर्ब होती है। टू फॉर्म पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, तो आपका पार्टिसिपल तो भाई यही है केवल, ठीक है, बाकी तो बस कहने की बातें हैं। क्लियर। चल, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, नो, परफेक्ट पार्टिसिपल। एक्चुअली परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये होती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यूज होता है टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, हैविंग फिनिश्ड। ये आपका अगर ऐसे आता है इतना करके अंडरलाइन करके देंगे तो समझ जाना ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। नेक्स्ट क्या है, अब रूल्स देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल वन क्या कहता है, रूल वन कहता है कि करेक्ट सब्जेक्ट रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द पार्टिसिपल मस्ट क्लियरली रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लॉज। यहाँ पर एक्चुअली आपका जो सब्जेक्ट है उसको क्लियरली रेफर करना चाहिए, उसकी तरफ क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि किसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली किसको एड्रेस किया जा रहा है। हम्म चलो, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट, वॉकिंग ऑन द रोड का अ कार हिट। अब यहाँ पर देखो क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन वॉक कर रहा था, कौन वॉक कर रहा था क्लियर नहीं है, तो ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा क्लियर करना जरूरी है। सो अदरवाइज इट बिकम्स अ डैंगलिंग पार्टिसिपल। डैंगलिंग पार्टिसिपल अब क्या होता है भाई, डैंगलिंग पार्टिसिपल आपका वो होता है जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करे, एक टाइप का। हम्म जो कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है ना उसे बोलते हैं मतलब ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि वो स्पेसिफिक नाउन आपका प्रेजेंट नहीं होता है, व्हेन द नाउन which should be referred is not present। क्या होता है, वो वाला नाउन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है जिस नाउन की बात आप करना चाहते हो। when noun is not present, when noun is not present उसे बोलते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये भी हो सकता है यूपीएससी के दिमाग में आए तो ये भी पूछ ले डैंगलिंग पार्टिसिपल क्या होता है। तो पहला वाला आपका डैंगलिंग पार्टिसिपल हो गया है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन रोड पे वॉक कर रहा था। तो मतलब ऐसे है, ऐसे तो यूपीएससी वैसे ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन अगर करता है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि क्लियर होना चाहिए, सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए ये पार्टिसिपल किस नाउन को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव मीनिंग की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होता है जो एक्टिव मीनिंग दिखाता है, पास्ट पार्टिसिपल आपका पैसिव मीनिंग दिखाता है। दिस इज वेरी क्लियर। हाँ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अ कंफ्यूज्ड स्टूडेंट हो सकता है। क्वेश्चन कंफ्यूजेज, क्योंकि क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन खुद कंफ्यूज नहीं होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज किए जाते हैं, मतलब ये आपका पैसिव हो गया, अ कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, ये है अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्लियर है। एक्टिव में आप प्रेजेंट लगाओगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या कहता है, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर अर्लियर एक्शन। परफेक्ट पार्टिसिपल आपको लगाना है अर्लियर एक्शन के लिए। जैसे के लिए यूज हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हेन वन एक्शन हैपेंस बिफोर अनदर। हमने देखा ना प्रोसीड करता है। सो हैविंग कंप्लीटेड द टेक्स्ट, हैविंग कंप्लीटेड द टेस्ट ही रिलैक्स, मतलब उसने रिलैक्स किया टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद। आपकी तरह नहीं कि आपका एग्जाम अभी हुआ नहीं आप पहले ही रिलैक्स कर रहे हो, तो रिलैक्स अभी नहीं करना है, अपने टेस्ट को, अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के बाद में रिलैक्स करना है, राइट। सो हैविंग कंप्लीटेड ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई रूल ये आपको कुछ सलाह देना चाहता है, कुछ एडवाइस देना चाहता है कि प्लीज डू नॉट मिक्स फाइनाइट वर्ब विद पार्टिसिपल।
A sentence should not have two main verbs without proper conjunction. जैसे के लिए हमने देखा कि he came ran and fell. He came ran and fell. ये भाई गलत हो जाएगा. ये आपका गलत हो जाएगा. आपने लिखना है कि he came running and fell down. He came running and fell down. तो ये क्लियर हो जाना चाहिए. आपकी जो मेन वर्ब है उससे आपका जो पार्टिसिपल है वो क्लियर हो जाना चाहिए, अलग हो जाने चाहिए, मिक्स नहीं करना है. ये आपकी फाइनाइट वर्ब है. और ये तो इनफाइनाइट वर्ब है. तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है. इनफाइनाइट वर्ब मतलब पार्टिसिपल. क्लियर? चलो, रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहना चाहता है कि पार्टिसिपल्स रिप्लेस एडजेक्टिव क्लॉजेस. क्योंकि ये काम तो एडजेक्टिव का ही कर रहा है ना, ये तो आपको पता है. सो पार्टिसिपल्स कैन शॉर्टन सेंटेंसेस. अ मैन हु इज स्टैंडिंग हियर, देयर, अ मैन स्टैंडिंग देयर. तो मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो आपके पार्टिसिपल्स होते हैं ना वो एक्चुअली शॉर्टन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं सेंटेंस को. मैंने बोलना था कि अ मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, मैं कह सकता हूँ अ मैन स्टैंडिंग देयर. कोई दिक्कत नहीं है. मैंने हु इज को हटा दिया, छोटा बोलना था. कम बोलना था, बोल दिया. क्लियर है? चलो, रूल नंबर 6 की बात करते हैं. रूल नंबर 6 क्या कहना चाहता है कि अवॉइड एम्बिग्यूटी. भाई एम्बिग्यूटी को अवॉइड करो. एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन. कुल मिला के कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन नहीं रखना है. सो प्लेस द पार्टिसिपल क्लोज टू द नाउन इट मॉडिफाइज. प्लेस द पार्टिसिपल क्लोज टू द नाउन इट मॉडिफाइज. जैसे के लिए शी सॉ अ मैन राइडिंग अ बाइसिकल विद बाइनोकुलर्स. क्लियर नहीं हो रहा यार, मजा नहीं आ रहा. क्लियर नहीं हो रहा किसने कौन मतलब राइड कर रहा था, कौन बायनोकुलर्स यूज कर रहा था. सो हम बोलेंगे यूजिंग बायनोकुलर्स शी सॉ अ मैन राइडिंग अ बाइसिकल. तो ये चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए, चीजें हमेशा क्लोज होनी चाहिए जिसको आप जो भी डिफाइन करना चाहते हो या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो. तो ये हमारी हुई क्लास इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल की. आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी. आपने सारी डेफिनेशंस अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए. कोई भी अगर आपका डाउट हो, सजेशन हो, हम्म तो आप कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही है. साथ में मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, है ना, तो उसके लिए आई एम डेफिनेटली ओपन. और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसे जाके ज्वाइन करो. और यहाँ पर आपको मिलेगी पीडीएफ. क्योंकि आई डोंट वांट कि आप ये वीडियोस देखो और आप बिल्कुल चिल करो. आप वीडियोस देखो, उसके बाद में जाके इन पीडीएफ से रिवाइज करो. क्योंकि रिवीजन इज द की. रिवीजन इज द की. आपने रिवाइज तो करना ही पड़ेगा. अगर आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो तो आप कोई भी ये वीडियोस वगैरह देखने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. क्लियर? तो ये चीज़ एकदम अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि भाई मैंने पढ़ना है, उसके बाद रिवाइज भी करना है. चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियोस में. अगले वीडियोस में बात करेंगे हम मॉडल वर्ब्स की, फिर हम बात करेंगे वर्ब के रूल्स की. वर्ब के रूल्स फिर हम बात करेंगे, फिर हम आएंगे प्रीपोजिशन वगैरह पे. तो कुछ मैं आपको मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, वैसे हमारा कुछ और पार्ट तो चल ही रहा है. तो कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो उनसे रिलेटेड तो डेफिनेटली क्लासेस आएंगी. लेकिन वैसे हमारी क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 होंगी, है ना. 7 to 8 होंगी जो कि और आएंगी. और इसमें आपको आपका सिलेबस जो है इंग्लिश का वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 7 to 8 मोर क्लासेस में आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन डेफिनेटली हम वहाँ पर रुकेंगे नहीं. हम और नए तरीके निकालेंगे इंग्लिश को और बेहतर बनाने के. कैसे? जैसे के लिए हमने वो वाली एक स्टोरी वाला जो हमने सेशन स्टार्ट किया है ना, कि आप कैसे ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव करो. डिस्कोर्स मार्कर्स पे अब जो नई नई चीज़ें आएंगी उन पर तो डेफिनेटली नए वीडियोस बनाने ही पड़ेंगे. तो यहाँ पर जब मैं सिलेबस की बात करता हूँ तब मैं बात करता हूँ केवल ग्रामर की. ग्रामेटिकल पोर्शन आपका जितना है वो डेफिनेटली 7 to 8 मोर क्लासेस में डन हो जाएगा. उसके बाद डेफिनेटली कुछ और चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी या फिर नए नए तरीके होंगे, जैसे स्टोरी हो गया, वोकैब हो गया, डिस्कोर्स मार्कर्स हो गए, रीडिंग के लिए नए नए तरीके जो आपके हैं हो सकते हैं, उन सब चीज़ों की हम बात करते ही रहेंगे डेफिनेटली. और यार देखो, लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी. क्योंकि यार मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे और ये पीडीएफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, कुछ मेहनत लगती है. ठीक है, तो डेफिनेटली आप
मेहनत को देखते हुए आप डेफ़िनेटली में लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों तक पहुँचे और मैं डेफ़िनेटली मोटिवेटेड फ़ील करूँ जिससे मैं और कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ, राइट? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। हुँ?